ज़ेनिया जब बशर के साथ घर पहुंची तो रात उतर आई थी। वो कुछ उलझी हुई सी थी। बशर अंदर जाते हुए उससे कुछ पूछ रहा था और वो बेतहानी में जवाब दे रही थी। अभी वो दोनों सहन के बीच में थे जब हाकिम नवाब की संजीदा आवाज़ पे ठहर गए। कहाँ से आ रही हो? ये अंदाज, ये लहजा सब मुख्तलिफ था। सीनिया ने गौर से उनकी आंखें देखी। अगले ही सेकंड उसे पता लग गया था कि अब्बा को सब पता लग चुका है। वो लोगों के चेहरे पढ़ लेती थी। बशर ने एक नज़र सबको देखा और फिर हल्के फुल्के लहजे में जवाब दिया। फूफो के घर गए थे अब्बा। बताया तो था। दादा लोग आज वापस गांव चले जाएंगे। मिलने गए थे। आदत के बरखिलाफ सादा अल्फाज बोल गया था वो। पापा आगे बढ़ आए। एन उन दोनों के सामने। सीनिया बगैर पलके झपके उन्हें देख रही थी। उनके अब में कूंज और माँ भी थी। मैंने जीनिया से पूछा है, कहाँ थी तुम ज़ैनी? उनका लहजा अन्नूस सख्त था। फूफो के घर नहीं थी, बल्कि पिछले 3 दिनों से मैं फूफो के घर गई ही नहीं। मैं अपना काम कर रही थी अब्बा। मैं फोटोग्राफी करने गई थी। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी। सारी उलझनें खत्म हो गई थी। फूफे के घर को छोड़कर उससे फोटोग्राफी चुन ली थी। उसी लम्हे हाकिम नवाब का भारी हाथ उठा था। इससे पहले वो जीनिया के चेहरे को छू पाता, बशर उस हाथ को रोक चुका था। जरूरत कैसे हुई तुम्हारी मेरा हाथ रोकने की? वो पूरी कुव्वत से दाड़े थे। बशर ने अब भी उनका हाथ पकड़ रखा था। दूसरे से जीनिया को अपने अक में किया। झूठ बोल बोल कर जाती रही है ये। शर्म नहीं आई बाप से झूठ बोलते हुए? वो गुर्रा रहे थे। अम्मा और गोश ने बेख्तियार अपने मुंह पे हाथ रखा था। मुझसे कहती है अपने दादा से मिलने गई है। आज फोन आया था अदा का। एक बार भी तुम लोग वहां नहीं गए, एक बार भी नहीं। उनकी आवाज़ बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी। सीनिया बेतासुर चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी, बगैर पलक झपके, बगैर किसी अफसोस के। मेरी बहन मेरे साथ जाती है अब्बा। अगर आपको मसला है तो मुझसे बात करें। क्या मैं इतना बेगैरत हूँ? अपनी बहन को कहाँ लेकर जाना है क्या मुझे नहीं पता? उसका लहजा धीमा ही था, लेकिन उसमें वात्सल्य शक्ति थी। आपकी बहन, आपके अब्बा ज़रूरी हैं, लेकिन मेरी बहन मेरी अम्मा भी ज़रूरी हैं। आप इस तरह मार नहीं सकते अब्बा। बशर ने अब के आहिस्ते से उनका हाथ छोड़ा। हाकिम नवाब दिल मिलाकर रह गए, लेकिन अब के धीमा भी हुए थे। जवान औलाद वो भी बेटा, उसके सामने माँ बाप यूं ही धीमे पड़ जाया करते हैं। मैं माज़रत हुआ हूँ। आपको बताना चाहिए था, नहीं बता सका। लेकिन आपको मुझ पे यकीन होना चाहिए अब्बा। मैं अपनी बहन को अगर कहीं लेकर जा रहा हूँ तो इतना याद रखें कि मैं बेगैरत नहीं हूँ। बस, अब बकवास बंद करो अपनी। पापा ने सख्ती से झाड़ा था। तुम कौन सा कोई अच्छी औलाद साबित हुए हो? तुम्हारी उम्र में 2 बच्चे थे मेरे, और तुम अब तक बाप के सीने पे मूंग दल रहे हो। नाकाम आशिक। शहर भेजकर बिगाड़ा है मैंने तुम्हें, लेकिन अब बस। वो जैसे फैसला कर चुके थे। आज अब्बा ने और मेरे भाइयों ने तय कर दिया है, तुम्हारी शादी अरूज से ही होगी, और कल तुम दोनों की मंगनी है, तैयार रहना। वो चबा चबा कर कहते आगे बढ़ गए थे। सीनी अब भी बुत बनी खड़ी थी। अम्मा ने करीब आकर उसका बाजू पकड़ा था। वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगी, लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने अपने गुमान में भी नहीं सोचा था। बालात से शादी करने की एक शर्त है अब्बा। वो जो बरामदे का दरवाज़ा पार कर रहे थे, एक पल के लिए ठहर गए। यूं अपनी शादी की बात तो इस खानदान के लड़के भी नहीं करते थे। अब्बा का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा, जबकि सीनिया उसी तरह गर्दन उठाई बोल रही थी। मेरी स्कॉलरशिप आई है, इस्लामाबाद में पढ़ने बुलाया है, और मैं जाऊंगी अब्बा। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो एक बार फिर उड़ रहे थे। तोड़ दीजिए, उसके बाद तो आपका भतीजा वैसे ही शादी से इनकार कर देगा। बशर ने सख्ती से हाथ की मुट्ठी भींच ली। ये ज़्यादा हो रहा था। आप जिससे चाहेंगे मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मुझे 2 साल मेरे लिए चाहिए अब्बा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। उसके बाद आपका हर फैसला मंजूर है। न बुलंद आवाज़ न गुस्सा, वो बात करके किचन की जाने चली गई थी। मैं इसका साथ दूंगा। इसकी पढ़ाई से मुझे कोई मसला नहीं है। बशर ने अपना ऐलान किया और बाहर के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। पीछे अब्बा थे, जो अब तक अपनी बेटी के अल्फाज पर सी नहीं कर सके थे। बाहर आकर देखो तो बशर गली में बेचैनी से यहाँ से वहाँ टहल रहा था। उसके हाथ एक नया नंबर डायल कर रहे थे। नंबर के माथे पे अब्दुल्ला लिखा था। वो बेकरारी से कॉल पे कॉल मिलाए जा रहा था। बेकरारी हद से बढ़ रही थी। आज उस 28 साला मर्द की उंगलियां कांप रही थीं। घंटियां पलट पलट कर वापस आ रही थीं। कॉल उठाने वाला कोई नहीं था। बशर बार बार अपने चेहरे पे हाथ फेर कर खुद को पुरसुकून करता था।
तकरीबन 29वीं बेल पे कॉल उठा ली गई थी। बशर ने ढेर सारा गुस्सा, मलामत, गैरत अंदर उतारी। कई लम्हों बाद वो बोला तो उसकी आवाज़ हल्की थी। आ जाओ अब्दुल्ला, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी कि आसपास बहती हवा ने भी ये आवाज़ न सुन पाने का क्रिया किया था। आगे से कुछ कहा गया था। बशर ने हाथ की मुट्ठी एक बार फिर खींच ली। मैं गैरतमंद हूँ, तभी तो तुमसे कह रहा हूँ, अपनी इमानत ले जाओ, उसका दिल मत दुखाओ प्लीज़। तुम चाहे सारी ज़िंदगी उसे हमसे न मिलने देना, चाहे सारी ज़िंदगी उसकी शक्ल न देखना, लेकिन उसका दिल मत तोड़ो। वो मिन्नत करने के अंदाज में बोला था। एक बार सामने वाले ने कुछ कहा था। बशर की सारी उम्मीदें टूट कर किरची हो गई। उसे ज़िंदगी में इतना गुस्सा पहली बार आया था, इतनी बेबसी पहली बार महसूस हुई थी और शायद इतनी ज़िल्लत भी पहली बार हुई थी। यानी तुम नहीं आओगे? फिर तैयार रहना, मैं उसके नाम के साथ अब्दुल्ला हटा रहा हूँ। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हारी लाश के टुकड़े समंदर में बहाऊंगा। दूसरी जानिब से इतनी सख्ती से कहा गया था कि बशर तनसिया मुस्कुराया। अब अगर तुम आए तो तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों होगी अब्दुल्ला। उससे कहकर कॉल काट दी थी। बशर ने एक नज़र अपने घर को देखा। उसके चेहरे पर एक बार फिर गर्व था। ये घर कर्ज था। यहाँ कभी किसी को किसी की मोहब्बत नहीं मिली थी। साहिली पट्टी से मुल्हका कवादर मेरीन ड्राइव। रात की पहर एक इंतहाई दिलकश मंजर है। लंबे लंबे पोल पे लगी सफ़ेद बत्तियों की रोशनी में नजर आता समंदर, ठंडी हवा और गाड़ी में बैठा कोई शख्स। सुस्त रफ्तारी से चलती गाड़ी से अगर कोई मंजर एंजॉय करना हो तो यही वो मंजर है। रात की किसी भी पहर ये समंदर अपने स्याहों के दिल को छू लेने की जरूरत रखता था। इस वक्त सब आंखों वाला मर्द मेरीन ड्राइव पे निकला था, लेकिन जिस स्पीड से ये गाड़ी चल रही थी, यूं लगता था जैसे वो किसी इंतकामी जज्बे के तहत उसे चला रहा हो। उसका फोन बज बज कर खामोश हुआ जा रहा था। चेहरे पे जुनून सा सवार था। सब आंखें वहशत सदा थीं। उसके मोबाइल पे एक कॉल बज बज कर ख़त्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। हर बार कॉल करने वाले का नाम नाइटमेयर ही होता। उसी लम्हे उसकी गाड़ी, जैसे ही रफ्तार वाली गाड़ी उस सड़क पर उसके हमकदम हुई, स्याह रेंज रोवर गैस की गाड़ी, वो आ गया था। उसे आना ही था। अपने खानदान के लिए वो हर दफ़ा आ जाया करता था। गाड़ी का शीशा खोले वो मेहदी को पुकार रहा था। गाड़ी रोको मेरी। उसकी आवाज़ बुलंद थी। दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल से वो मुसलसल कॉल पे कॉल मिला रहा था। मेहदी की गाड़ी के शीशे खुले थे। आवाज़ बाखूबी उसके कानों तक जा रही थी, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुक रहा था। मेहदी, गाड़ी रोको वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गाड़ी रोको हबीस इंसान। वो गाड़ी के शीशे के बिल्कुल करीब होकर गुर्राया था। निधि की आंखें जुनूनी थीं, कान यूं लपेट रखे थे गोया अब कोई बात सुनी ही नहीं। सड़क पे दौड़ती उन दोनों की गाड़ियां एक दूसरे की गाड़ियों से टकरा रही थीं। ये कैस की महारत थी कि वो हर बार गाड़ी मोड़कर दूर ले जाता था। सड़क पे गुजरती कई गाड़ियों के ड्राइवर से उन दोनों जुनूनियों को एक दर्जन भर गालियां दे डाली थीं। मेहदी की गाड़ी फराटे भरती गुजर रही थी। अब की कैस उसे रोक नहीं रहा था। वो उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए आगे जा रहा था। उस सड़क पे दौड़ती उसकी गाड़ी मिसाइल की स्पीड से नज़रों से ओझल हो रही थी। और उसी लम्हे तुम्हारी आंखें ये मंजर दिखेंगी कि कैस की गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। हादसे से अपनी गाड़ी को दौड़ाते मेहदी ने फौरन से पहले गाड़ी की रफ्तार कम की थी। कैस गाड़ी से बाहर निकल आया था। सड़क के अतराफ में लगे पौल और खजूर के लहलहाते दरख्तों ने सांस रोककर उसे देखा था। वो किस दलेरी से सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मेरी की गाड़ी उसकी मौत थी, जो किसी भी पल उसे कुचलकर आगे बढ़ सकती थी। गाड़ी अभी उससे टकराती कि उसी पल चलते टायर थम गए, ब्रेक लग गई थी। सकूत, सन्नाटा, गहरी सांसें, माहौल में सब कुछ एक साथ फैल गया। खजूर के दरख्त और लाइटिंग पोल्स ने अब तक दम साध रखा था। न बत्ती चल बुझ हुई थी, न दरख्त की शाखें हिली। उन दोनों ने अपने सामने एक शख्स को देखा था। एक ऐसा शख्स जो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकला आया था। न उसके चेहरे पे खौफ था, न घबराहट। वो अब भी पुरसुकून था, यूं जैसे उसे मौत से खौफ आया ही ना हो। उसी लम्हे गैस आगे बढ़ता दिखाई दिया। लोग उसे पुकार रहे थे, गाड़ी हटाने को कह रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। बात जब उसके खानदान पे आ जाए तो वो नहीं सुना करता था। निधि बेदम सा होकर सीट के साथ लग गया था। उसे लगा था वो सांस भी नहीं ले पा रहा। गैस उसकी वजह से मरने तक को तैयार था।
दिल के गिल्स मज़ीद गहरे होने लगे। वो आया, मेहदी की जानिब का दरवाज़ा खोलकर उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। मेहदी बगैर मजम्मत के बाहर निकल आया। उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी। लोगों की बोलियां, स्ट्रीट पोल्स की रोशनियां और उसे उन सब के दरमियान से निकाल कर ले जाता गैस। कुछ भी किसी भी तरह उसकी याददाश्त का हिस्सा नहीं बन रहा था। वो साकित था, सुन और शल। जीनिया हाकिम के कमरे में सर्द बल्ब की रोशनी थी। वो एयरपॉड्स कानों में लगाए बेड पे बैठी थी। सामने लैपटॉप रखा था। वो संजीदगी से किसी से बात कर रही थी, किसी अधेड़ उम्र औरत से, किसी अकेडमी की बात, रिहाइश और ज़रूरियात की बात। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, संजीदगी थी। आंखों में अनदेखा इंतकाम सा था, यूं कि उसके करीब दूसरी जानिब बेड पे बैठी गूंज उससे बात करते हुए भी सोच रही थी। थैंक यू सो मच, मैं अगले हफ्ते इस्लामाबाद आ जाऊंगी। सीनिया की बात पे गूंज ने खोल कर देखा था उसे। नहीं, उससे पहले नहीं आ सकती। मेरा निकाह है इस जुमे। निकाह के फ़ौरन बाद आ जाऊंगी इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया। उससे अलविदाई कलामात कहकर कॉल काट दी। अब कि उससे ठहर कर गूंज को देखा, वो फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। आंखें भर भर रही थीं। लो जी, उनके आंसू एक बार फिर बहने को तैयार थे। ये रिश्ता मत कबूल करो प्लीज़। तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है सैनी। जीनिया ने इस सरसहा से सर झटका। जिन लड़कियों के मंगेतर उन्हें डिसऑन कर दे, उनके लिए रिश्ते नहीं समझौते आते हैं। बलात से बेहतर समझौता कौन होगा? वो खानदान का सबसे डिसेंट मर्द है। हाँ, कौनसी तंजिया सर झटका। तुम्हें क्या लगता है, अगर वो बड़े शहर से पढ़कर आया है तो तुम्हें समझ जाएगा, तुम्हें इस्लामाबाद ले जाएगा, तुमसे नौकरी करवाएगा? वो मरकर भी नहीं मानेगा। खानदान के बाकी मर्दों जैसी गैरत है उसकी भी। उससे बशर मनाएगा। वट्टे सट्टे की शादियों में दोनों तरफ की शर्तें मानी जाती हैं। अभी गूंज कोई जवाब दे दी कि कमरे का दरवाज़ा एक धाड़ से खुला। सुर्ख आंखें लिए बशर अंदर आया। ये अब्बा से क्या बकवास की है तुमने? कौन सी स्कॉलरशिप और कौन सा इस्लामाबाद? शर्म नहीं आई तुम्हें बकवास करते हुए? वो चबा चबा कर सख्त गुस्से से कह रहा था। सीनियर ने उसे देखते हुए पैर आहिस्ते से नीचे उतारे। अब वो कदम कदम चलती हुई बशर की तरफ आ रही थी। मैंने अगर अब्बा के सामने तुम्हारी वकालत कर दी है तो इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगा। मैं तुम्हारी टांगें तोड़कर घर बिठा दूंगा अगर तुम उस ट्रैवल ग्रुप के किसी आदमी की बातों में आई। उससे उंगली उठाकर वार्न किया था। तो क्या करूं मैं? शादी करके अम्मा जैसी जिंदगी गुजार दूं? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रही थी। बशर ने खौफ से उसे देखा। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हें शहर भेजूंगा अपने पैसों पे। तुम एमफिल करो, सीएसएस करो या फिर कोई और नौकरी, लेकिन तुम इन स्कॉलरशिप से कहीं नहीं जा रही। अब्बा कभी नहीं मानेंगे। जानते हो अदा, अब्बा क्यों नहीं मानेंगे? तुम, वजह तुम हो, सिर्फ तुम। उसके लहजे में इल्जाम था। अगर तुमने अब्बा की उम्मीदें पूरी की होती, अगर तुम शहर जाकर मोहब्बत में पढ़ने की बजाय कुछ बन कर आए होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। बशर ने बेयकीनी से उसे बोलते हुए देखा। क्या ये उसकी बहन थी? उनके अब में पलंग पे बैठी गूंज ने भी सीनिया का ये रूप नहीं देखा था। ये तनफ्फुर, ये इल्ज़ाम तराशी, ये सब क्या था? सीनिया सुर्ख नम होती आंखों से घुरा रही थी। तुम्हें शहर पढ़ने भेजा था। अब्बा ने सोचा था बेटा अफसर लगेगा, लेकिन तुम मोहब्बत की नाकाम डिग्रियां लेकर वापस आए हो। मैं, अम्मा, गूंज आज इस हालत में तुम्हारी वजह से हैं। अब्बा के तानों में एक ताने का इजाफा तुम्हारी वजह से हुआ है। बशर कुछ नहीं बोला। वह बस साकिन सा उसे सुने गया। ये इतनी बड़ी कब हो गई? वो जिस हाथ से उंगली पकड़कर साथ कदम उठाना सिखाया था, वही आज उंगली उठाकर बात कर रही थी। मैं अगर आज शादी करके एक जाहिल के पल्ले बांध दी जाऊंगी तो उसकी वजह भी तुम होगे। अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे पढ़ा सकते हो तो तुम गलत हो बशर। उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। तुम्हारा सारा पैसा अब्बा के शौक पूरे करने में जाएगा। वो अब्बा जिनको लगता है वो आज भी नवाब है। ना तुम मुझे कुछ दे सके और ना दे सकोगे। लाला रुख को दरगोर किया और अब मुझे भी करोगे। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो खुदा की कसम सारी जिंदगी मेरे दिल से कोई अच्छी दुआ नहीं निकलेगी तुम्हारे लिए। वो बोल बोल कर थक चुकी थी। तनफ्फुस तेज हो गया था, लेकिन लहजे की बगावत कम ना हुई। बशर चंद लम्हा उसे बेयकीनी से देखता रहा और फिर धीरे से चंद लफ्ज बोल सका। मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए कुर्बानी दी है जैनी। तुम मेरी बहनें नहीं, मेरे बच्चे हो। तुम्हें लगता है
मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है। तो और क्या कहूँ मैं अदा? वो फट पड़ी थी। और क्या कहूँ मैं? थक गई हूँ इस तरह मर मर के जीते हुए। दोपहर में खाते हैं तो रात का सोचने लग जाते हैं। अच्छा खाना खाते हुए महीने गुजर जाते हैं। कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। तुम मुझसे कह देती ज़ैनी। बशर की आवाज़ हल्की थी, मिन्नत सदा। मैं क्यों कहूँ बशर? तुम मेरे बाप नहीं हो और मेरे बाप को मेरी फिक्र नहीं है। मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, महंगे ब्रांडेड जूते चाहिए, अच्छे लजीज खाने चाहिए। तुम नहीं दे सकते, अब्दुल्ला नहीं दे सकता, बलहाज भी नहीं दे सकता। मुझे सब कुछ अपने दम पे चाहिए। तेज तेज बोलते हुए उसका तनफ्फुस फूल रहा था, चेहरा सुर्ख हो गया था, गला दुख रहा था। ये सब कुछ मिल जाता अगर तुमने अब्बा की ख्वाहिश पूरी की होती, अगर अब्दुल्ला आया होता, लेकिन दोनों नहीं हो सके। तुमने बशर, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है और मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी उसके लिए माफ़ नहीं करूँगी, याद रखना। वो बोलकर हट गई थी। बशर चंद लम्हे चौखट पे खड़ा रहा और फिर पलट गया। ये वो बच्ची नहीं थी जिसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। उसके दिल में ढेर सारा गुस्सा था। ये बशर की सैनी नहीं थी। वो मायूस सके थके कदम लेता जा रहा था। गूंज ने अफसुर्दगी से उसे जाते देखा और फिर अलमारी से टेक लगाए खड़ी सीनिया को। उसके चेहरे पे गर्व था। उससे हर्ट करके खुश वो भी नहीं थी। सुर्ख आंखें, डिस्टर्ब चेहरा और ये रही तिथीट सीनिया हाकिम। तुम क्या कर रही हो सैनी? सामने लड़की ने तासुब से सवाल किया था। मैं दुनिया से अपना हक ले रही हूँ, छीन कर, झपट कर, मार कर या फिर मर कर। रात के समा वो दोनों समंदर के किनारे खड़े बड़े बड़े पत्थरों पे बैठे थे। दूर पार से कहीं जरा सी रोशनी भटक भटक कर यहाँ भी आ जाती थी। इस वक्त सारी रोशनी गैस के चेहरे पे थी। उसका गदनमी चेहरा रोशनी पड़ने से वासे दिखाई दे रहा था। मेहदी अंधेरों में था। उससे अपनी साथ के लिए हमेशा अंधेरे क्यों चुने थे? उसके हाथ में गन थी जिससे वो अपनी उंगलियों में घुमा रहा था। वो कहानी का विक्टिम नहीं, विलेन लगता था। गैस सुकून से चंद पल उसे देखता रहा और फिर उठकर उसके सामने आकर रुका। मेहदी को थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। अब उसकी स्याह आंखें मेहदी की सब्ज आंखों में खड़ रही थीं। तुम क्या करने वाले थे? चबा चबा कर बस से ही पूछा गया। मेहदी ने सपाट नजरों से उसे देखा, एक जुनूनी सीरियल किलर जैसी सपाट नजरें। मैं करने वाला नहीं था, मैं करने वाला हूँ। मैं उस आदमी को जान से मारने वाला हूँ और मैं ये करके रहूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? आखिर वो हल्की आवाज में बड़बड़ाया था। कैसे एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा। एक लड़की जिसका पहला कंफर्ट तुम थे, उसे जलील किया, उसके सारे खानदान में उसका मजाक बनाया, उसकी ज़ात सवालिया निशान बना दी। अब उसी लड़की का दूसरा और आखिरी कंफर्ट, उसका वाहिद सहारा, उससे करीब मौजूद वाहिद मर्द भी उससे छीन लोगे। तुम कितने हॉरिबल हो मेहदी। आखिर में वो मलामत कर रहा था। मेहदी ने तनफ्फुर से सर झटका था। उसके अंदाज में अब भी बेचैनी थी। मेहदी, तुम अब उस लड़की के साथ मजीद कुछ बुरा नहीं करोगे। उससे अपना आप छीना है, लेकिन अब उसका दूसरा कंफर्ट मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? उसके नाम के साथ मेरा नाम आता है, तुम्हारा नहीं। आखिर क्यों गैस? क्यों? उसके हर्ट होने से तुम्हें क्यों हर्ट होता है? मेहदी उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। गैस का रंग फक हुआ था। उसके गले में गिल्टी सी उभर कर मधुम हुई थी। समंदर की लहरें उसके पैरों को छूकर पलट रही थीं। वो भी जवाब मांग रही थीं। चंद पल खामोशी में बीत गए। कैसे पलकें झपकाकर मेहदी को देखने की कोशिश की। उसे हर्ट होता है तो मुझे भी हर्ट होता है। धीरे से किए गए एतराफ पे चंद पल के लिए सारा गवादर साकिन हो गया। वो गैस की वाहिद दोस्त थी। मैंने उसके बाद कभी दोस्त नहीं बनाए मेहदी। उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी कि मेहदी बामुश्किल सुन सका। मेरे लिए वो अहम है, हमेशा रहेगी। गैस की वाहिद दोस्त, वो मेरे दिल के बहुत करीब रही है। उसके बारे में बकवास मत करो। मेहदी घुराया था, चेहरा सुर्ख होने लगा। कैसे ठंडी लंबी सांस भरी। वो मेरे दिल के बहुत करीब रही है। अल्फाज एक बार फिर दोहराए। उसे हर्ट होता है तो मुझे बुरा लगता है। जो लोग गैस के दिल के करीब हों, उन्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। एक पल को रुका। गैस खुद भी नहीं। चबा चबा कर पावर करवाया। मेहदी ने उसकी बात गोया सुनी ही नहीं। मैं आज, अभी और इसी वक्त उस आदमी को जान से मार दूंगा गैस। तुम मुझे आज रोकोगे, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा। तुम मुझे तब रोकोगे
मैं एक बार फिर आऊँगा। जब तक मैं उसे मार नहीं देता मरूंगा नहीं। उससे गन लोड की, गैस पर एक चिताती नजर डाली और आगे बढ़ने लगा। गैस पुरसुकून सा उसे जाते हुए देखता रहा। चंद कदम दूर ही क्या होगा जब गैस ने अपने कदम उसकी जाने बढ़ाए। वो फैसला कर चुका था। तुम कब कबूल करोगे मेरी? सब आंखों वाले मर्द के कदम रुके। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मैंने तुम्हारा हर रंग देखा है। मैं तुम्हारी हर खसलत से वाकिफ हूँ। स्याह आंखों वाले मर्द के कदम भीगी चांदनी में आगे बढ़ रहे थे। समंदर का ठाटे मारता शोर भी उसकी आवाज़ कम नहीं कर पा रहा था। तुमने आज तक किसी इंसान को जानबूझकर तकलीफ नहीं दी। तुम्हारा दिल क्रिस्टल क्लियर है। तुम खून नहीं देख सकते क्योंकि उसी खून ने हमसे हमारे अपने दूर किए थे। एक पल के लिए मेहदी के दिल पे क़यामत आकर गुजर गई थी। कन वाला हाथ बेदम होकर पहलू में गिरा। गैस उसके अक में बिल्कुल करीब आकर रुका। तुम उसके कंफर्ट को मारने नहीं जा रहे। तुम बस एक नज़र उसे देख कर आना चाहते हो क्योंकि तुम उससे आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हो कि उसके लिए मर जाओ या मार दो। मेहदी के हाथ से गन छूट कर गिरी। उसका जिस्म सारे का सारा ठंडा पड़ गया था। साकित शल सब आंखें सच की ताकत न सहते हुए फटी की फटी रह गई। वो भी हमारे खानदान का हिस्सा थी मेरी, लेकिन अब हमसे दूर है। हम सब स्याह बन गए हैं। वो अब भी अच्छी है। उसके अंदर अब भी खुशी है। वो बिस्मिल नहीं है या शायद वो खुद को बनने नहीं देगी। अब की गैस का लहजा मुख्तलिफ था, हरा हुआ सा। उसे बहुत आगे जाना है। उसका मुस्तकबिल बुलंदियां हैं। क्यों उसकी राह का पत्थर बनना चाहते हो? मेहदी कुछ नहीं बोल सका। अल्फाज गवादर के साहिल में बह गए थे। लहरों ने चंद पल के लिए सोग का ऐलान किया। गैस कहे क्या? हमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, वो नहीं कर रही। आज भी अपने लिए लड़ रही है और इस लड़ाई में उसका साथ देने के लिए एक ही मर्द है। तुम उसे मारना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है वो उसे हर्ट करेगा? गैस से नफे में सर हिलाया। आंखों में एक पल के लिए सफाकी उतर आई। जिसने भी उसे हर्ट करने की कोशिश की मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, सवाए तुम्हारे। मेहदी के कंधे पे हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी जाने मुड़ा। वो हन्नूस गर्दन झुकाए हुए था। शर्मिंदगी से थोड़ी सीने से आन लगी थी। लेकिन अगर तुम अब भी चाहते हो कि मैं उसका कंफर्ट छीन लूं तो मैं अपने घर के मर्द को एक औरत पे तरजीह नहीं दूंगा। नीचे झुककर रेत पे पड़ी कन उठा ली। हर खानदान में एक इब्लीस होता है और एक अज़ाज़ील। हमारे खानदान में मैं इब्लीस बनूंगा। किसी के हाथ अगर खून से रंगे जाएंगे तो वो गैस है। किसी को कब्र के बिच्छू नोचेंगे तो वो गैस होगा। अपने खानदान को जो चाहिए मैं घित की तरह ला कर दूंगा, नोच कर, झपट कर। लेकिन उससे सीने पे उंगली से दस्तक दी। मैं अपने खानदान के किसी फर्द को इब्लीस बनने नहीं दूंगा। लोड गन से रेत पे एक फायर किया। लोहे का जरा चिंगारी छोड़कर रेत में दब गया। गैस से एक बार फिर गन लोड की। मेहदी ने उसका हाथ पकड़ लिया। झुकी हुई गर्दन उठाई। गीली आंखों से उसका चेहरा देखा। सब्ज आंखें नीचीता थीं। मैं कुछ नहीं चाहता अब। मैं बस कबूल कर चुका। अब मैं उसे नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा। उसकी पुकार पे अब कभी गवादर के साहिल नहीं आऊंगा। मैं कबूल कर चुका गैस। मैं कबूल कर चुका। वो बेबसी से बोला था। मुझे बस यहाँ से जाना है। प्लीज़ मेरे साथ चलो। कुछ वक्त के लिए अपनी नफरत छोड़ दो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरा खानदान हो, मेरे भाई हो। मुझे यहाँ से ले जाओ। सबसे सुर्ख होती आंखें, भारी आवाज। उसके बस में नहीं था कि चीख चीख कर रो पड़ता। गैस से गन को अपनी कोट की जेब में डाला। बेतासुर चेहरे से मेरी को देखा। चंद पल बाद वो दोनों मेरीन ड्राइव पे थे। दोनों के दिल भारी थे, चेहरे बेतासुर, सांसें बोझल। कम से कम ये सफ़र मेहदी के लिए मोहब्बत नहीं था। बोझल खामोशी टूटी तो एक बार फिर एक नया कहर बर्पा होना शुरू हुआ था। अपने कमरे में पलंग पे लेटी जीनिया की आंखें छत से लगी थीं। जब थोड़ी देर बाद उससे अपने करीब कोई आहट महसूस हुई, उससे बाजू आंखों पे रख लिया। शीशों के भारी काम वाले खग्गे के बाजू ने उसका सारा चेहरा ढांप दिया। जीनिया उस आहट को पहचानती थी। ये उसकी अम्मा थी। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके पास आकर बैठ गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया था। क्या अपने अब्बा की बात मान लोगी ज़ैनी? भलाज की माँ को जानती हो ना, वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक रखेगी। अगर अब्दुल्ला की माँ जिंदा होती तो फूलों के हार न डालती। आजकल वो बड़ी निडर हो गई थी। अपने मंगेतर का नाम सरेआम लेने लगी थी। अम्मा उससे करीब बैठी थी।
सीनिया हन्नूस बाजू आंखों पे रखे लेटी रहीं। तुम में अब जरा सी भी लाज नहीं रही क्या? यूं अपनी शादी की बात करोगी अपने अब्बा से? ताज्जुब से कहा गया। सीनिया ने आंखें सख्ती से बंद कर ली। आपकी लाज रखनी चाहिए थी। आप लोगों ने लाज समझ लिया अम्मा। अंधेरी कब्र में दफना रहे हैं आप। लेकिन मैं भी जीनिया हूँ। अभी मेरी हठधर्मी नहीं देखी आपने। अम्मा ने गहरी सांस ली, आज़ुर्दगी से उसका चेहरा देखा। अब्दुल्ला आ जाएगा ज़ैनी, उसका इंतज़ार करो। अल्फाज फर्जी की माने चुभे थे उसे। रूह अंदर से जख्मी हुई। उस फोन कॉल को सदियां बीत गई थीं, लेकिन दिल था कि आज भी कटता था। अब्दुल्ला नहीं आएगा अम्मा। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। सारा गुस्सा अकड़ झाग बन गई। माओं के सामने बच्चे अपना भरम कहाँ रख पाते हैं। मैंने उसे बुलाया है अम्मा, उससे मुझे इनकार किया। आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे। दिल को मुट्ठी में कोई दबा रहा था। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की, बुलाया, लेकिन वो भी मेरे जैसा ढीठ है। नहीं आया। ना कोई वादा दिया, ना तसल्ली। उसे देनी चाहिए थी ना। उसके पूछने पर अब अम्मा की आंखें भी नीर बहा रही थीं। बेटियों का दुख माओं को जल्दी बूढ़ा कर देता है। मेरी खातिर उसका मज़ीद इंतज़ार कर लो सैनी। वो इल्तिजा करने लगी। सीनिया अब की उठ बैठी, आंखें सख्ती से रगड़ी। चेहरा वैसा ही हो गया, बेतासुर। आंखें अलबत्ता गुलाबी थीं, गाल सुर्ख। आपको क्या लगता है इतने साल उसका इंतज़ार अपने लिए किया था? अपनी माँ की आंखों में देखकर पूछा। सारी जिंदगी आपको अब्बा से कम नस्ली का ताना सुनते देखा है। सारी जिंदगी रंग का पोखड़पन का ताना सुना आपने। हर बात आकर शुरू जहाँ से भी हो, खत्म आपके खानदान पे होती थी। अब्दुल्ला भी आपका खानदान है अम्मा। अम्मा ने गर्दन झुका ली। आंसू दवातर से बहने लगे। सीनिया के दिल को धक्का सा लगा। अम्मा, मैंने बहुत कोशिश की अब्दुल्ला आ जाए, ताकि आपके दानों में एक का इजाफा ना हो। आखिर में उसके दिल से टीसें उठी थी। वो नहीं आया अम्मा। उससे मुझे नहीं, आपको भी डिसऑन किया। सारी जिंदगी अब आप अब्बा के दानों में एक मजीद दाने का इजाफा पाएंगी, और यही दुख सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। मैं अब्दुल्ला को मरकर भी माफ नहीं करूंगी। अम्मा ने गीली आंखें उठाकर उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है बलाज तुम्हें खुशी खुशी कबूल करेगा, या फिर तुम्हारे अब्बा बलाज से तुम्हारी शादी करवा देंगे तो तुम खुश हो जाओगी, अब्बा का प्यार मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने बाप से तब भी उतनी ही दूर रहोगी जितनी ज़मीन आसमान से। अब्दुल्ला की मंग होने की वजह से वो तुम्हें अपने नहीं, मेरे खानदान का हिस्सा समझते हैं। तुम कभी उनकी नज़रों में नहीं आओगी। सैनी, उनके लिए कुर्बानी मत दो। सीने ने गुलाबी होती आंखों से उन्हें देखा। उनमें आज बगावत थी। कुर्बानी कौन दे रहा है अम्मा? सीनिया की आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। सारी जिंदगी आपकी और अब्बा के लिए कुर्बानियां दे देकर थक गई हूँ। गहरी सांस सी। अम्मा की आंखें उसी पर टिकी थी। जिंदगी में कभी ना कभी अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर मी मोड लगाना होता है। मेरा वक्त आ गया है। अब्दुल्ला बलाश दोनों मर्द बाहर में गए। सीनिया हाकिम अब खुद को चुनेगी। मुझ पे सबसे ज्यादा हक मेरा है। अम्मा चंद लम्हे अजीब सी नसों से उसे देखती रहीं। आज उनकी निगाहें अजीब थीं, बेहद अजीब, यूं जैसे सीने को पहली बार देखा हो। आज तक तुम्हारे अब्बा को लगता था तुम मेरे खानदान जैसी हो, लेकिन आज आकर उनको देखना चाहिए कि तुम उनका साया हो। उनके जैसी, बिल्कुल उनके जैसी। मजबूत नहीं, ढीठ, जिद्दी नहीं, हठधर्म, मोहब्बत वाली नहीं, इंतकामी और साजिशी। सीनियर ने ससाया सर झटका। अब सारी रात आप एक बार फिर सुकून से नहीं सो सकेंगी। अपने शौहर के बारे में नामुनासिब अल्फाज क्यों कहे? अमीना बेगम ने अब की उसे तरस खाकर देखा था। काश वो उतनी मजबूत होती जितनी नजर आती थी। अगला सारा दिन हाकिम नवाब के घर में भोजन सन्नाटा रहा। किसी ने किसी फर्द से बात नहीं की। हर एक एक दूसरे से मुंह छुपाए घूमता रहा। फजर के बाद का वक्त था। सुबह सारे में फैलने को तैयार थी। जीनिया हाकिम इस वक्त घर की छत पे मौजूद थी। सादा से स्याह शलवार कमीज में उसका सरापा दमक रहा था। शहद रंग बाल सख्ती से बांध रखे थे। पंजों के बल बैठी वो मिट्टी के बर्तनों में मुख्तलिफ दाने डाल रही थी। गूंज उससे जरा फांसे पे खड़ी थी। आज तुम्हारी मंगनी है, जानती हो ना? वो यासियत से पूछ रही थी। सिया ने इस बात में सह लाया। क्या अपना सदका दे रही हो?
या फिर यूं ही परिंदों का ख्याल आया है? उसका इशारा उन बर्तनों की जानिब था। जीनिया ने अपनी लंबी उंगलियों से दाना फैला दिया। सर अब भी नहीं उठाया। ना नेकी का ख्याल आया है, ना अपना सदका दे रही हूँ। परिंदों की तस्वीरें खींचूंगी। नेकी के लिए दुनिया में बहुत लोग हैं। कुछ को काम भी करना चाहिए। तुम क्यों इतनी खुदगर्ज हो रही हो सैनी? ना तुम अम्मा का सोच रही हो ना अब्बा का। कल रात बशर से भी बदतमीजी की तुमने। हाँ ठीक है, अगर बशर बुज़दिल निकला, लारा रूह को नहीं ला सका, लेकिन बशर बुज़दिल नहीं था। सैनी ने उसकी बात काटी। बशर ने उसको मोहब्बत की खातिर छोड़ा। अगर वो खुद को चुन लेता तो खुद गर्ज होता। बशर ने लाला रूह को चुना, ये मोहब्बत थी। जीनिया ने जीनिया को चुना, ये खुद गर्जी थी। कूंज ने उसकी बात मुकम्मल की। जीनिया नफ़ी में साह हिलाते हुए उठी। जीनिया ने जीनिया को चुना, ये भी मोहब्बत थी, अपनी मोहब्बत। ना बशर गलत है, ना मैं। एक लफ्ज़ है, हालात। बस हमारे दरमियान यही फ़र्क है। मेरे हालात में अपने आप को चुनना मोहब्बत थी। इंसान हर दफ़ा सिर्फ सही या गलत नहीं होता, कई बार वो मुख्तलिफ भी होता है। कूंज ने उसकी बातों के जवाब में खौफ से उसे देखा था। मुझे नहीं पता सैनी, लेकिन आखिर तुम्हें मसला क्या है? सारी ज़रूरियात पूरी हो तो रही हैं। मसला यही है कूंज कि बस ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशों का क्या? नील को अंधेरा छुट रहा था। हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। सारी जिंदगी यहाँ नहीं गुजारना चाहती मैं। मुझे सोना चाहिए, महंगे जूते कपड़े चाहिए, मुझे ढेर सारी दौलत चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरा नाम हो, लोग मुझे देखें, मुझे सुने। क्या ये मांगना ज़्यादा है? क्या मैं किसी से कुछ छीन रही हूँ? मैं जीनिया हूँ, मुझे सारी दुनिया चाहिए। कूंज उसे ताज्जुब से देखती रही। से आंखों में तनफ्फुर था। तुम लालची होती जा रही हो। पैसा, शोहरत, सोना, उसके अलावा भी दुनिया है। ये सब ज़रूरी तो नहीं। उनके पीछे जाना लालच है। जीनिया ने गहरी सांस ली। अपने सामने खड़ी अपनी बहन को देखा। कुछ भी लालच नहीं है कूंज, सब ख्वाहिशात हैं। हम सबको ख्वाहिश रखने का हक है। अल्लाह ने हमें गरीब पैदा किया, लेकिन उससे ये नहीं कहा कि अब तुम इस गुर्बत से मत निकलना, सारी जिंदगी यूं ही सड़ो। उससे हाथ पैर दिए, अकल शौर दिया। अब ये हम पे है कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वो 2 कदम आगे बढ़ाई, ऐन कूंज के सामने। ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती, उनके हसूल के लिए अपनाया जाने वाला रास्ता अच्छा या बुरा होता है। कूंज अब भी नीम रसामंद थी। तसबसब से लब काटते हुए वो चंद लम्हे उसे देखती रही। फिर एकदम दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। ड्रामों और फिल्मों में तो हमेशा यही दिखाया जाता है, जिस भी लड़की को पैसे और अमारत की ख्वाहिश हो, वो हमेशा जलील होती है, लालची और खुदगर्ज होती है। आखिर में उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लो जी, उनकी अपनी दलीलें थीं। सीनिया ने अफसोस से उसे देखा। यही तो अलमिया है कूंज। ड्रामे और फिल्मों में पैसे और अमारत की ख्वाहिश रखने वाली लड़की को हमेशा बुरा दिखाया जाता है, और अगर मर्द की ख्वाहिश रखे तो वो जस्टिफाइड। कूंज गौर से उसको बोलते हुए सुनती रही। पैसा, दौलत, हीरे जवाहरात, इनकी ख्वाहिश बुरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आराम कमाने लग जाऊं। इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी मर्द को फांस लो, किसी के हक पे डाका मारो। अगर कोई लड़की अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, बगैर किसी अमीर मर्द को फांसे, अगर कोई लड़की पैसे से मोहब्बत करती है तो उसे हक है। अगर उसे अपने लिए हीरे जवाहरात चाहिए, लेकिन उसके लिए वो कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करती, तो ये उसका हक है। अब की कूंज को उसकी बातें समझ आने लगी थी। तासुरात नॉर्मल होने लगे। क्या तुम बलाज के साथ खुश रह सकोगी? तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों मिसमैच हो? सीनिया ने सर्द सांस बाहर खारिज की। वो वापस अपने बर्तनों तक आई। मैं माजी को यहीं दफन करके जा रही हूँ, हमेशा के लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी बलाज मेरे साथ और मैं उसके साथ खुश रहूँ। अब्दुल्ला के बाद मुझे शादी नहीं करनी, समझौता करना है। उसके लिए बलाज से बेहतर कौन होगा? उसने दोनों बर्तन उठाकर दीवार पे रखे। तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? कोई एक वजह? मेरा करियर सेट हो जाएगा, वो मुझे यहाँ से निकाल ले जाएगा। वो इस खानदान का सबसे मुख्तलिफ मर्द है। कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता, उसे अपने कुएं से बाहर आना है। मैं ला सकती हूँ, मुझे ऊंचाइयों पे जाना है, वो मेरी सीढ़ी बनेगा। उसी लम्हे सीनिया को अपने अब से एक भारी मर्दाना आवाज़ आई। वो ठटकी थी। मुझे नहीं पता शादी क्यों की जाती है, लेकिन इतना जानता हूँ कि मोहब्बत, अमारत या फिर किसी भी किस्म के ज़ाती मुफाद की खातिर नहीं की जाती।
बशर संजीदा था। सीनिया ने दीवार से टेक लगा ली। सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। समझौते वो तो ज़ाती मुफाद की बिना पर कर सकते हैं ना? समझौते ज़्यादा देर नहीं चलते। उससे मौन किया। मैं सीनिया हूँ, ढीठ हूँ, चला लूँगी। बात हवा में उड़ा दी गई। बशर ने गहरी सांस ली, अपनी दोनों बहनों को देखा। अगर तुम दोनों इस शादी की खुशी भरे गम से निकल आओ तो नीचे आ जाना, नान चने लाया हूँ। उसकी बात पे गूंज की भूख चमक उठी। कौन सी बहन, कौन सी शादी? वो फौरन नीचे की तरफ भागी थी। सीनिया वहीं खड़ी रही। बशर ने उसे देखा, वो भी उसे ही देख रही थी। छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना सीखो जैनी, वरना अंदर से खुशी के जरासीम खत्म हो जाएंगे। सीनिया हल्का सा मुस्कुराई थी। अगर तुम चाहते हो मैं नान चने देखकर मुझसे राल टपकाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा। खुशी एक जज्बा है और मेरे जज्बात इतने कीमती हैं कि इन छोटी छोटी बातों पे ज़ाया नहीं कर सकती। कंधे उचकाए नबातुल्ला जवाब दिया और आगे बढ़ गई। चंद लम्हा वो उसे ही देखती रही। भी वो सीढ़ियाँ उतर जाती जब बशर ने पुकारा। तुम्हें खुद पे बहुत गरूर है ना? ऐसी अकल, ऐसा दिमाग, ऐसा शौर। होना भी चाहिए। मुझ पे ये गुरूर सूट करता है। वो कहकर नहीं रुकी, आगे बढ़ गई। बशर गहरी सोचों में गुम हो गया। कुछ था जो गलत था।